नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वन डे एग्जाम क्लास। है कि यूपी बीएड प्रेस परीक्षा 2020 की एग्जाम डेट जो है वो 9 अगस्त को निश्चित की गई है। तो इन लास्ट के दिनों में आप क्या कर सकते हैं, पिछले साल के पेपरों को लगा सकते हैं और नए नए प्रैक्टिस सेटों को हल कर सकते हैं। हमने भी आपको 3-4 साल पुराने पिछले साल के पेपर कराए हैं और लगभग ये आपको 19वां प्रैक्टिस सेट हल कराने जा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको 18 प्रैक्टिस सेट हल कराए हुए हैं, जिसे आप प्ले स्टोर जाकर के वहां पर से देख सकते हैं। आज हम आपको द्वितीय प्रश्न पत्र के खंड बाकी सेक्शन का विज्ञान वर्ग का पेपर हल कराने जा रहे हैं। देखिए, द्वितीय प्रश्न पत्र में आपके 2 पेपर पूछे जाते हैं। पहला तो आपका रीजनिंग सेक्शन होता है जिसे सभी को हल करना होता है, और दूसरे सेक्शन में विज्ञान वर्ग वाले विज्ञान का पेपर हल करते हैं और कला वर्ग वाले कला का पेपर हल करते हैं। तो विज्ञान वर्ग में आपके साइंस और मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं वो मिक्स क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए आप लोग प्रयास कीजिएगा इन 50 महत्वपूर्ण विज्ञान वर्ग वालों के लिए क्वेश्चन लेकर आएं और आप लोग इसमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कम से कम आपको 30 से 35 क्वेश्चन अवश्य सही करने का प्रयास करना है। आज का देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। सबसे पहले एक बार आपको प्रयास करना है। आपके पास 3 से 4 सेकंड का समय है और वीडियो के लास्ट में पूरी ईमानदारी से बताइएगा क्या आप इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से 35 प्रश्नों के सही जवाब दे पा रहे हैं। देखिए, सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जो परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताती हैं, जैसे कि वेग, विस्थापन, बल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, सदिश राशि कौन सी है, तो बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। वहीं पर अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जो सिर्फ परिमाण को बताती हैं, दिशा का ज्ञान नहीं कराती हैं, जैसे कि चाल, ऊर्जा, कार्य, आवेश, ये सभी आपकी अदिश राशियों में आती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। देखिए, दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जिस पर, पहले इन दोनों ऑप्शन को पढ़िए फिर आगे के ऑप्शन आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जिस पर, पहला ऑप्शन है वह वस्तु रखी जाती है, दूसरा ऑप्शन है वह वस्तु आसानी से पकड़ी जा सकती है। देखिए, तीसरा ऑप्शन है वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, और चौथा ऑप्शन है वस्तु दोलन करती है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहां पर वस्तु का समस्त भार जो होता है वो कार्य करता है, इसलिए सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 53 नंबर क्वेश्चन है, बल आघूर्ण का मात्रक क्या है। 4 ऑप्शन है। बल आघूर्ण जिसे इंग्लिश में कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, इसे आप कैसे ज्ञात करेंगे। इसका जब तक आपको फार्मूला नहीं ज्ञात होगा आप इसके मात्रक को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो बल आघूर्ण को हम लोग टॉ से प्रदर्शित करते हैं, तो टॉ बराबर होता है एफ डी के। अगर आपने पढ़ा हो जहां पर एफ क्या होता है, फोर्स होता है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डी क्या होता है, डी होता है अक्ष से दूरी, और दूरी का मात्रक होता है मीटर, इसलिए न्यूटन मीटर जो होगा वो इसका सही ऑप्शन होगा, जो कि आपके सेकेंड ऑप्शन में लिखा गया। इसके फार्मूला पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, आवर्तकाल टी तथा कोणीय वेग ओमेगा के बीच में क्या संबंध होता है। बताइए, आवर्तकाल टी और ओमेगा के बीच में क्या संबंध होता है। देखिए, इसका फार्मूला होता है ओमेगा बराबर 2 पाई एन। ये होता है जहां पर ओमेगा जो होता है कोणीय वेग होता है और एन क्या होता है, आवृत्ति होती है। तो अगर आप 1/n यहां पर से निकालेंगे, 1/n बराबर 2 पाई अपान ओमेगा आ जाएगा, और 1/n जो होता है वही आपका आवर्तकाल होता है, तो t बराबर आ जाएगा 2 पाई अपान ओमेगा। इसलिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, ओमेगा बराबर 2 पाई एन, जहां पर से आपको आवृत्ति के साथ में संबंध भी निकल आएगा और आवर्तकाल के बीच में संबंध निकल आएगा। चलिए, 55 नंबर क्वेश्चन है। अगर आपको 55 क्वेश्चन आ जाता है तो आप नीचे जाकर के 56 क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। जल का घनत्व किस टेम्परेचर पर अधिकतम होता है। बताइए, जल का घनत्व किस टेम्परेचर पर अधिकतम होता है। सही ऑप्शन होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसे मैंने आपको कई बार बताया है। अगर एग्जैक्ट की बात करेंगे तो 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का डेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक के बीच में क्या रेशियो होता है। आपने 11 या 12 में पढ़ा होगा। रेखीय प्रसार गुणांक जिसे हम लोग कहते हैं अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं बीटा, और आयतन प्रसार गुणांक को हम लोग कहते हैं गामा। तो अल्फा बीटा गामा के बीच में क्या रेशियो होता है। सही ऑप्शन होगा 1:2:3 का सीधा संबंध होता है।
हर तरह से आपको याद हो जाएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, जिस ताप पर वायु में उपस्थित वाष्प उसको संतृप्त करती है वह ताप कौन सा होगा? क्वथनांक, गलनांक, हिमांक या फिर ओसांक? सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। देखिए, जिस ताप पर जलवाष्प संघनित होकर के जल के रूप में चेंज हो जाती है उसे हम लोग कहते हैं ड्यू पॉइंट या फिर ओसांक कहते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, जल की विशिष्ट सीमा कितनी होती है? बताइए। देखिए, आपको सिर्फ मात्रक को देखना है, बाकी 4.18 जो है वो चारों ऑप्शन में दिया गया है। सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन, जूल अपान ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसकी मात्रक को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किसका होता है? बताइए। श्वेत प्रकाश जो होता है जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे ज़्यादा विचलित कौन होता है? तो वी की ओर बढ़ता है ना, तो वी नीचे होता है, तो सबसे ज़्यादा विचलन जो होता है वो किसका होता है? वैगनी रंग का होता है, ठीक है। तो वी की ओर में वैगनी का सबसे ज़्यादा विचलन होता है, तो सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। 60 नंबर क्वेश्चन है, हरे रंग की कांच की प्लेट लाल रंग के प्रकाश में कैसी दिखाई देती है? और सबसे कम विचलन किसका होता है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो लाल रंग का विचलन जो होता है वो सबसे कम होता है, क्योंकि वी की ओर में आर ऊपर होता है, तो सबसे कम विचलित हुआ आर, और सबसे ज़्यादा विचलित हुआ कौन सा? बैगनी रंग। हरे रंग की कांच की प्लेट में लाल रंग के प्रकाश में कैसी दिखेगी? तो ये काली दिखेगी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे याद रखना है आपको, काली दिखेगी। 61 नंबर क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? एक हार्स पावर में कितने वाट का हार्स पावर होता है? तो सही ऑप्शन है 746 वाट, ठीक है। याद रखना है कितना? एक हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। 62 नंबर क्वेश्चन है, ओम निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? बताइए, ओम किसका मात्रक होता है? कैसे डिनोट करते हैं इसको? ऐसे डिनोट करते हैं ना ओम को, तो प्रतिरोध का होता है। सही ऑप्शन है बी वाला। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट घंटा। कभी आप भूल जाएं तो कैसे आपको निकालना है घंटा? सबसे पहले घंटा को चेंज करिए मिनट में, 60 में, और मिनट को चेंज करिए किस में? सेकंड में। तो 60 × 60 कर दीजिए, और 1 किलो में कितने होते हैं? 10 की पावर 3 होते हैं। तो 6×6 36 ये बना, 36 × 10 की पावर 5 बनेगा, और दशमलव यहाँ पर अगर आपको लाना है तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। इस प्रकार से आप वहाँ पर निकाल भी सकते हैं। तो 3.6 × 10 की पावर 6 सही ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। कि 64 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है? लोहे का, टंगस्टन का, नाइक्रोम का या फिर तांबा का? हीटर जो आपके घरों में होता है उसका तार जो बना होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा मापने का यंत्र क्या है? विद्युत ऊर्जा को मापने का एक यंत्र है, उसका नाम आपको बताना है। विद्युत धारा के लिए हम लोग तो आमीटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन विद्युत ऊर्जा मापने का यंत्र है वाट घंटा मीटर। सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को सौर सेल के रूप में प्रयोग करते हैं? काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए सौर सेल के रूप में किसको प्रयोग करते हैं? सही ऑप्शन होगा सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। सिलिकॉन एक मोनोक्रिस्टलीय युक्त अर्धचालक होता है जो सौर सेल में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक नहीं है? बताइए अर्धचालक इसमें से कौन सा नहीं है? सेमीकंडक्टर कौन नहीं है? सही ऑप्शन होगा सिल्वर। देखिए सिल्वर क्या है? एक चालक है। अर्धचालक कौन कौन से होते हैं? अर्धचालक वे चालक होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम होती है किंतु अचालकों से अधिक होती है। जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, सेलेनियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सभी आपके अर्धचालकों में आते हैं, सेमीकंडक्टर में आते हैं, जबकि सिल्वर किस में आता है? चालकों में आता है। ओटीई का पूरा नाम क्या होता है? ओटीई का फुल फॉर्म आपको बताना है। बताइए ओटीई का फुल फॉर्म क्या सही लग रहा है? ओशियन थर्मल एनर्जी। सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। जो समुद्र से हम लोग ऊर्जा पैदा करते हैं, थर्मल एनर्जी पैदा करते हैं, वही होता है ओटीई। स्याही को सड़ने से बचाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? जो पेन की स्याही होती है, इसको आपने बना तो लिया, लेकिन अगर आप इसे सड़ने से बचाना चाहते हैं, कुछ दिन रखना चाहते हैं, तो उसमें आप किसको मिक्स करेंगे? सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल और बोरिक अम्ल ये दोनों मिलाए जाते हैं स्याही को सड़ने से बचाने के लिए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है? बताइए। 4 ऑप्शन है।
आपने आदर्श गैस का एक फार्मूला पढ़ा होगा, PV बराबर RT। अगर आप यहाँ पर R की वैल्यू निकालेंगे तो R बराबर क्या निकल कर आएगा, PV अपान T, जिसे हम लोग P1 V1 अपान T1 कह सकते हैं। अगर दूसरा प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर होगा तो P2 V2 अपान T2 कर लेंगे। तो दोनों जो होते हैं इक्वल होते हैं आदर्श गैस के समीकरण से, इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा, ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। यहाँ पर T1 जो होगा वो नीचे चला आएगा और P2 V2 ऊपर चला जाएगा, तो P1 V1 अपान T1 P2 V2 अपान T2, यही सबसे सही समीकरण है। 71 नंबर क्वेश्चन है, एल्कीन का आपको फार्मूला बताना है। बताइए एल्कीन का फार्मूला क्या होगा। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। तो एल्केन का फार्मूला, एल्कीन का और एल्काइन का तीनों को बताने का प्रयास करता हूं। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है, ये एल्केन का है। और एल्कीन का क्या होता है जो आपसे पूछने का प्रयास किया है, CnH2n होता है। और एल्काइन का क्या होता है जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, CnH2n-2, ठीक है, यहाँ पर +2 होता है, यहाँ पर कुछ नहीं होता है, यहाँ पर -2 होता है। इस प्रकार से याद करने का प्रयास कीजिएगा। अगर C4 है तो H कितना होगा, दुगुना होगा, इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा, C वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु के क्लोराइड में 60% क्लोरीन है, तो धातु का तुल्यांकी भार कितना होगा। अगर आपने तुल्यांकी भार का फार्मूला पढ़ा होगा तो आप इसे लगा सकते हैं। तुल्यांकी भार बराबर होता है धातु का भार अपान क्लोरीन का भार, मल्टीपल कर दीजिएगा क्लोरीन की द्रव्यमान संख्या से, तो आ जाएगा तुल्यांकी भार। देखिए सबसे पहले धातु के क्लोराइड का भार जो होता है उसे हम मान लीजिए 100 kg। तो यहाँ पर क्या दिया है, क्लोरीन 60% है, तो क्लोरीन हो जाएगी 60, और धातु कितने kg हो जाएगी, 40। एक 60 होगी तो एक 40 होगा, तभी तो जाकर के धातु के क्लोराइड का भार जो होगा वो 100 kg हमने माना हुआ है। तो इससे आप क्या कर लीजिए, ऊपर आपको रखना है धातु का भार 40, नीचे आपको रखना है क्लोरीन का भार जो कि 60% दिया हुआ है, और बाद में आपको मल्टीपल करना है क्लोरीन की द्रव्यमान संख्या से। इसे आप लोग हल करिएगा, 23.67 इसका सही उत्तर आ जाएगा। पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। निम्न यौगिकों में वह जोड़ा आपको सेलेक्ट करना है जो जोड़े में एलिफैटिक भी है और एरोमेटिक भी है। बताइए, देखिए एलिफैटिक जो होते हैं जो खुली श्रृंखला वाले होते हैं, और एरोमेटिक जो होते हैं वो बंद श्रृंखला वाले होते हैं। तो चूज कीजिए आप जहाँ पर एक बंद श्रृंखला भी हो और एक खुली श्रृंखला भी हो। देखिए बेंजीन और फिनाल ये दोनों ही बंद श्रृंखला में आएंगे। बंद है ना, ये क्लोरीन होता है बंद श्रृंखला में है, फिनाल कर दीजिएगा ऊपर OH लग जाएगा, फिनाल हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। एक आपको खुली श्रृंखला में लेना है, एक आपको बंद श्रृंखला में लेना है। आइसोब्यूटेन और मेथेन ये दोनों खुली श्रृंखला में, ये भी गलत। एथेन मिथेन ये भी खुली श्रृंखला में, गलत हो गया। सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। आइसोब्यूटेन जो होता है वो एक खुली श्रृंखला होती है। कैसे बनता है, CH3 CH और यहाँ पर आप CH3 लटका दीजिएगा, तो ये आइसोब्यूटेन बन गया, ठीक है। और क्लोरोबेंजीन में क्या करेंगे आप, एक जगह पर हाइड्रोजन हटा करके आपको क्या करना है, क्लोरीन लगा देना है, तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन गया। तो एक खुली श्रृंखला में हो गया, एक बंद श्रृंखला में हो गया, एक एलिफैटिक हो गया, एक एरोमेटिक हो गया। सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ निकेल की उपस्थिति में 300 डिग्री तक गर्म करने पर कौन सी गैस प्राप्त होगी। बताइए, एथिलीन, एसिटिलीन, एथेन या फिर मीथेन। ट्राई करना है आपको, ठीक है। देखिए साइंस का पेपर हार्ड आता है। पिछले साल भी ज़्यादातर लोग साइंस वाले जो लोग थे वो कम ही सही कर पाए थे, लेकिन आर्ट साइड के जो भी लोग थे उन्होंने अच्छा ही स्कोर किया था। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और क्या कह रहा है, हाइड्रोजन के साथ मतलब कि H2 के साथ क्रिया करानी है, और निकेल उत्प्रेरक है, और टेम्परेचर दिया गया है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर बनेगा मेथेन CH4 और पानी बन जाएगा CH2, ठीक है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। इसे आप लोग, मेथेन है ना CH4 और पानी निकल जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, शुद्ध बॉक्साइट जिसे हम लोग कहते हैं एल्मुना का विद्युत अपघटन करते समय कोग चूर्ण का प्रयोग किस लिए करते हैं। बताइए, कोयले का चूर्ण का प्रयोग किस लिए करते हैं। सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। जो कोयले का चूर्ण होता है, जो हम लोग एल्मुना का विद्युत अपघटन करते हैं, जो ऊर्जा निकलती है ना, उस उष्मा का विसर्जन को रोकता है। कोक क्या होता है, उष्मा का सुचालक होता है, ये अपने ऊपर उष्मा को ले लेता है। जो उष्मा निकलने वाली होती है वो कोक उसे रोक लेता है, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। देखिए 76 क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिक जिसने प्रतिपादित किया
कि पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना है, तो वो ऋषि कौन थे बताइए, जिन्होंने बताया कि पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना हुआ है। तो ऋषि का नाम था महर्षि कणाद। काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। महर्षि कणाद ने सबसे पहले बताया था कि पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना है। 70 नंबर क्वेश्चन है, जल से क्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एसिटिलीन गैस बनाता है? तो बताइए किस यौगिक की अगर हम लोग जल से क्रिया करा दें तो एसिटिलीन गैस बन जाएगी? सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। कैल्शियम कार्बाइड की हम लोग रिएक्शन कराते हैं, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड हो गया, जल से क्रिया करा दिया तो एसिटिलीन का फार्मूला होता है C2H2, जिसे हम लोग CH ट्रिपल बॉन्ड CH भी लिखते हैं, और बाद में क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन होती है टोटल। सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन, कैल्शियम कार्बाइड की जल से क्रिया कराएंगे। 78 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार क्या है? जो आधुनिक आवर्त सारणी बनी है वो कैसे बनी है? सही ऑप्शन होगा परमाणु क्रमांक के आधार पर बनी है। जो वर्गीकरण किया गया है वो परमाणु क्रमांक से किया गया, जबकि मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी थी, पुरानी वाली आवर्त सारणी थी, वो परमाणु भार से बनाई गई थी। ठीक है, दोनों आपको याद रखना, आधुनिक वाली परमाणु क्रमांक पर है और पुरानी वाली परमाणु भार पर बनाई गई थी। 79 नंबर क्वेश्चन है, संगमरमर का फार्मूला क्या होता है? संगमरमर कैसे बनता है? चूना पत्थर का कायांतरित रूप जो है वो संगमरमर है, तो चूना का फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, वही संगमरमर का फार्मूला होगा। सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। देखिए भारत के अनुसार नहीं, भार के अनुसार। ठीक है, भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो होता है? भार के अनुसार आपको बताना है। तो H2O होता है। ठीक है, H2O होता है ना फार्मूला। भार जो होता है हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का वेट जो होता है वो 16 होता है, तो 2:16 कर लीजिए या फिर 1:8 कर लीजिए। तो जहाँ पर भी ऐसा लिखा हो वो ऑप्शन को आपको टिक करना है। तो पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। भार के अनुसार हाइड्रोजन 1 होगा, ऑक्सीजन 8 होगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए मैथ की सीरीज स्टार्ट होती है। देखिए मैथ और साइंस जो होते हैं इसमें मिक्स क्वेश्चन आते हैं विज्ञान वर्ग में। समुच्चय ABC के सबसेट की कुल संख्या आपको बतानी है। बताइए कैसे आप निकालेंगे इसे? समुच्चय से क्वेश्चन है और उप समस्या से आपको निकालना है। तो फार्मूला होता है 2 की पावर n, जहाँ पर n क्या होता है? टोटल एलिमेंट होते हैं। यहाँ पर 3 एलिमेंट है ना, तो 2 की पावर 3 कर दीजिए तो 8 आ जाएगा। तो इसके सबसेट कितने होंगे? 8 होंगे। ठीक है, सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। इसे आप निकाल भी सकते हैं, जैसे कौन कौन से 8 आपके सबसेट होंगे। जैसे कि पहला आपका 5 बन गया, दूसरा बन गया A, तीसरा बनेगा B, चौथा बनेगा C, फिर AB, BC, CA और लास्ट वाला होगा ABC। टोटल कर लीजिएगा ABC। ये सारे आपके मझला कोष्ठक के बीच में होते हैं, ऐसे लिखे जाते हैं। तो टोटल आपके इस प्रकार से 8 सबसेट बनते हैं, जिसे संख्या पूछेगा तो 2 की पावर n से आप निकाल सकते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, यदि U बराबर इतना हो और A बराबर इतना हो, B बराबर इतना हो, C बराबर इतना, तो A इंटरसेक्शन B और फिर इसके बाद A इंटरसेक्शन B का टोटल का यूनियन C से आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे आप? थोड़ा सा प्रयास कीजिए, शायद आपको कुछ पुराना याद आ रहा हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। देखिए A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है जो A और B में कॉमन हो। तो क्या कॉमन है? 4 कॉमन है ना यहाँ पर A और B में, तो A इंटरसेक्शन B 4 आ जाएगा। ठीक है, और उसका यूनियन करना है C के साथ में, तो C के साथ में 4 को मिक्स कर देना है। तो 4, 9, 10 जहाँ पर भी लिखा हो वही सही ऑप्शन होगा। ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन हो, और यूनियन का मतलब होता है अगर आप उसके साथ मिला देंगे तो यूनियन हो जाएगा। तो 4, 9, 10 सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 83 नंबर क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर A दिया गया है, B दिया गया है, ये मैट्रिक्स से क्वेश्चन आया है। तो A² B प्लस B² A का मान आपको निकालना है। चलिए प्रयास कीजिए, मैट्रिक्स कर कुछ लोग को पढ़ी हो, 3x3 की मैट्रिक्स है ये, और इसे मैं आपको लगाकर बताना चाहता हूँ। आप लोग इसे देखिए, सिर्फ अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसे देख करके समझ सकते हैं कि आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाएगा। इसे देखिए इस प्रकार से आपको हल करना है। सबसे पहले देखिए A मैट्रिक्स आपको दे रखी है, B मैट्रिक्स दे रखी है, A² B निकालना है आपको, प्लस में BA² निकालना है। तो A² B के लिए सबसे पहले आपको A² निकालना होगा, उसके बाद B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो A² B निकल कर चला आएगा।
तो ए स्क्वायर के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखिए और उसके बगल में फिर से ए मैट्रिक्स को लिख दीजिए। ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का मल्टीपल करना है आपको। कैसे इसका मल्टीपल होता है, सबसे पहले इस रो का इस कॉलम में होगा तो ये वाला आंसर आ जाएगा, इस रो का इस कॉलम में होगा तो ये आंसर आ जाएगा, इस रो का इस कॉलम में होगा तो ये बनेगा, पहले वाली रो बन जाएंगे। कैसे, इसका मल्टीप्लाई करके हम आपको बताते हैं। 0 का मल्टीप्लाई करिए 0 में तो 0 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0, और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0। इसके बाद इस रो का फिर से इस कॉलम में होगा। आप लोग शायद भूल गए हो, आपको इंटर में पढ़ाया जाता है मैट्रिक्स, आपको रिकॉल करा रहा हूँ, जो लोग समझ जाएँ तो अच्छी बात है। 0 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 का 0 में 0, और 0 का 0 में 0। अब तीसरे वाले में ध्यान दीजिएगा, 0 का 0 में करेंगे तो 0, 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा, मल्टीपल करने पर 1 आएगा, वहीं पर 0 का मल्टीपल करने में 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक रो का तीनों कॉलम में करेंगे तो पहली रो आपको प्राप्त हो जाएगी। अब दूसरी रो का इन तीनों कॉलम में करेंगे तो दूसरी रो आपको प्राप्त हो जाएगी, और तीसरी रो का इन तीनों कॉलम में करेंगे तो आपको तीसरी रो प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से 0 + 0 0 को जोड़ ली गए तो ये आपको ए स्क्वायर का मान जो है ये मिल जाएगा। एक मैट्रिक्स बनकर ये तैयार हुई। अब क्या करना है, ए स्क्वायर बी करना है आपको। तो ये वाली बी मैट्रिक्स आपको ऊपर दे रखी थी, तो ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी प्रकार से रो कॉलम का, तो आपको ये मैट्रिक्स मिलेगी ए स्क्वायर बी वाली। ठीक है, अब क्या कह रहा है आपसे, बी ए स्क्वायर निकालने के लिए कह रहा था, तो आपको क्या करना है, बी मैट्रिक्स लिखनी है और ए स्क्वायर हमने आपको निकाल कर बताया ये आएगा, तो फिर से आपको वैसे ही करना है, रो कॉलम मल्टीप्लाई, तो बी ए स्क्वायर आएगा, बी ए स्क्वायर आ गया और ए स्क्वायर बी आ गया। इन दोनों को जोड़ देना, जोड़ना सिंपल है, 0 को जोड़ दीजिए 0 से 0 आ जाएगा, 1 का जोड़ दीजिए 0 से तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर 1 आया, बाकी सभी जगह पर 0 है। आप जा कर के ऊपर देखिए सवाल में यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर 1 आया, जो कि ए के बराबर ही आ गया, तो इसका मान जो होगा वो ए मैट्रिक्स के बराबर होगा। यही आपसे पूछने का प्रयास किया था। तो ये देखिए हमारा सवाल था और इसका सही आंसर क्या होगा, ए मैट्रिक्स होगा। ठीक है, लंबा प्रोसेस था तो समय भी आपके पास पर्याप्त होता है, 3 घंटे का समय है। रीजनिंग और मैथ साइंस ये आपके 3 सेक्शन होंगे जिसे आपको 3 घंटे में सॉल्व करना होगा। आपने अगर पढ़ा होगा तभी आप इसे लगा पाएंगे, वरना आप वहाँ पर छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी आपके 1/3 की है, ये भी आपको ध्यान रखना। मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ, शायद कुछ लोग को याद आ जाए तो आप लोग लगा सकते हैं। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए 3 क्रॉस 3 की थी, 3 कॉलम बने थे ना, इसमें 3 रो और कॉलम थे, इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। तो इसमें यहाँ पर आपको लेमडा का मान निकालना है। कैसे आप निकालेंगे, मल्टीपल वैसे ही करना आपको, रो का कॉलम में करिए और बाद में क्या करिए, इसको कंपेयर कर देंगे तो लेमडा का मान निकल कर चलाएगा। चलिए इसे भी आपको करके बताते हैं। ये देखिए आपका 84 नंबर क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स आपको दे रखी थी और लेमडा का मान आपसे पूछा है। तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इसे हल करने के लिए सबसे पहले रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करिए, 2 का 5 में करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 3 का 3 में -3 में करेंगे तो -9 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया पहला। इसके बाद इस रो का इस कॉलम में होगा, 2 दूनी 4 माइनस में आएगा और 3 प्लस में आएगा। ठीक है, ये वाली रो हमारी कंप्लीट। अब दूसरी रो में आते हैं, इस रो का इस कॉलम में करिए, फिर इस कॉलम में करिए, 4 पंचे 20 आ गया, और 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे -3। इसके बाद 4 का दूसरे कॉलम में करेंगे तो -8 आ जाएगा +1, इसको जोड़ लेंगे बाद में हम लोग। देखिए इसको जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, जो भी आपसे होता है, 1 आ जाएगा, ये 17 बनेगा, ये -1 -7। अब इसको कंपेरिजन करिए बगल वाली सीरीज से। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 का 1 से बराबर है, ठीक है, -1 भी यहाँ पर है, -1 है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर भी 17 है, तो लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू -7 की हो जाएगा। कंपेयर कर दिया हमने, इस सीरीज को मल्टीपल करके इस सीरीज से कंपेयर कर देंगे, सही उत्तर आ जाएगा -7। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन के अनुसार होगा बी वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन है, लाख से क्वेश्चन आया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, log 6 दिया गया है बेस में और 216√6 का मान आपको निकालना है। कैसे आप निकालेंगे, ये तो सिंपल है, आप लगा सकते हैं। 2 क्वेश्चन थोड़ा से आपको अच्छे लगे होंगे, ऊपर वाले लेवल के थे, ये वाला सिंपल है। तो log दिया गया है 6 लिख लीजिए, बेस में है, और 216 को लिख सकते हैं 6 की पावर 3 लिख सकते हैं, मल्टीपल 6 की पावर 1/2 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2 गिने 6 की पावर रूट में है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए अंदर वालों को, तो 6 की पावर 7/2 बनेगा। बेस में 6 है और यहाँ पर भी 6 मिल गया,
तो बेस 6 के साथ में 6 जो होगा वो 1 बन जाएगा। आ जाएगा आंसर कितना, 7/2। तो क्या आंसर सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 86 नंबर क्वेश्चन है 81, इसकी पावर में दिया गया है 1/log5 3। इस प्रकार से ये है, इसको देखिए मान आप निकाल सकते हो तो निकालिए, वरना मैं आपको करके बताता हूँ। फिर कुछ समय आप ले लीजिए, कम से कम 4 से 5 सेकंड तो उसको सोचने में लगाइए कैसे आप इसे लगाएंगे, फिर इसे हम बताने का आपको प्रयास करते हैं। देखिए ये 86 नंबर क्वेश्चन था आपका। यहाँ पर क्या किया गया था, 1/log5 3 लिखा गया था। तो 1 ना अपान किया ना इसका, और अगर आपको इसको सीधा करना है तो जो बेस है उसको यहाँ पर रख दीजिए, और जो यहाँ पर ये 3 लिखा था ना इसको बेस में ले आइए, ऐसे कर दीजिए। अपान की बात करेगा तो इसको उलट सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे कर दिया आपने, ये तो सीधा सीधा लिखा गया है, इसको आपने ऐसे ही लिखना है। फिर से देखिए 4/log7 बेस में 9 लिखा गया है, तो 4 ऐसे रखिए और 1/log7 9 को उलट कर दीजिए, जो यहाँ पर 9 है वो बेस में कर दीजिए और 7 को ऐसे कर दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर घात में बनाना स्टार्ट कर दिए। 81 क्या होता है, 3 की पावर 4 होता है, log3 5, ठीक है, ये सही है। 27 क्या होता है, 3 की पावर 3 होता है, यहाँ पर बेस में 9 लिखा गया, 9 को हम क्या करेंगे 3 की पावर 2 बना लेंगे, और 6 को 6 की पावर 36 को 6 की पावर 2 बना लेंगे। हमने क्या किया, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, घाते बना रहे हैं। इसके बाद 3 की पावर 4 है ये, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं 3 की पावर 2 कर लीजिए बेस वाले 9 को। अब क्या होता है, लॉग का नियम जो है, अगर कोई चीज़ लॉग के पहले है तो लॉग में ये घात के रूप में ऊपर चली जाती है। कैसे, 5 की पावर 4 चली जाएगी। अगर कोई चीज़ ऊपर है तो वो बाहर निकल के चली जाती है। कैसे, देखिए 2 है ना, ये बाहर निकल कर चला आएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, और ये बेस वाला अगर स्क्वायर है तो वो बटे में हो जाता है, ठीक है। तो 2/2 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर जो बचेगा log3 बचेगा, और 6 की पावर 3, ये 3 जो आगे वाला था इसको हमने घात में पहुँचा दिया। कभी आगे आप ला सकते हैं, कभी ऊपर उठाकर भी रख सकते हैं। उसी प्रकार से इसे भी आपको करना है। ये जो बेस का 2 था ये बाहर निकल करके बटे में आ जाएगा, जिसे काट कर देगा 2, और 7 की पावर 2 हम कर देंगे, ऐसे 2 को भेज देंगे यहाँ पर। इसे समझिएगा, जो लोग log के नियम पढ़े होंगे वही लोग समझ सकते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, 3 की पावर अगर log3 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ पर 5 की पावर 4 आ जाएगा सिर्फ। वहीं पर 3 log3 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 6 की पावर 3 आ जाएगा यहाँ पर, ये तो डिवाइड हो गया था। इसके बाद हमने 2 को ऊपर भेज दिया था, तो 7 की पावर 2 बन जाएगा, और 3 log3 की वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी। तो 5 की पावर 4, 6 की पावर 3 और 7 स्क्वायर, इसको अगर आप हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 890। यही आपसे पूछने का प्रयास किया था। लॉग पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको ये सवाल इजी लगेगा, वरना ये सवाल आपका बहुत कठिन लग सकता है। तो सही आंसर क्या होगा, ये डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, 890, ठीक है। अब परवलय से क्वेश्चन आया, y² बराबर 4x के बिंदु 5, 10 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण आपको निकालना है। ये सारी चीज़ें आपको इंटर वाली जो हैं वो रिकॉल करा दिया, ये सब आप पढ़कर आए होंगे। ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़े होंगे, साइंस साइड के स्टूडेंट हैं तो आप इसको पढ़कर आए होंगे। परवलय आपको पढ़ाया जाता है ना, तो बताइए y² बराबर 4x है, और वो बिंदु क्या है 5, 10 से स्पर्श रेखा आपको निकालनी है और अभिलंब रेखा आपको निकालनी है। 2 समीकरण आपको निकालने हैं। इसको भी आपको करके बता देते हैं, जो लोग पढ़ने में अच्छे होंगे उनको अच्छा लगेगा ये, नहीं तो आप लोग छोड़ के भी जा सकते हैं इसे। आप इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, परवलय का समीकरण जो होता है y² बराबर 4ax होता है, और आपको सवाल में क्या दे रखा है, y² बराबर 4x दे रखा था, ठीक है। तो यहाँ से आप कंपेरिजन करेंगे तो a की वैल्यू 1 निकल कर चली जाएगी, ठीक है, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब क्या आपको निकालना था, स्पर्श रेखा का समीकरण आपको निकालना था। स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y1 2a x + x1, ये समीकरण होता है। अगर आप पैराबोला पढ़ेंगे, परवलय पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको स्पर्श रेखा का समीकरण ही मिलेगा। तो यहाँ पर वो रेखा, स्पर्श रेखा जो है वो 5, 10 से होकर गुजर रही है, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 यहाँ पर रख दीजिए, a की वैल्यू रख दीजिए, तो y और x में एक समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ये पहला आंसर आपका हो गया, ठीक है। इस रेखा को इससे गुजार दीजिए, y1 की जगह पर 10 रख दीजिए, x1 की जगह पर 5 रख दीजिए, और a की जगह पर 1 रख दीजिए, तो ये स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। और आपसे दूसरा भी पूछ रहा था कि अभिलंब रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना था। तो इस रेखा पर हम लोग क्या करेंगे, अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे।
5 को हम लोग आगे ले आते हैं, अभिलंब रेखा में 5 को हम लोग आगे ले आएंगे और जहाँ पर भी चिन्ह है उसे अपोजिट कर देंगे, बीच वाले चिन्ह को अपोजिट कर देंगे और y लिख देंगे और यहाँ पर k लिख देंगे। ठीक है, ये अभिलंब रेखा का समीकरण होता है। अब क्या कह रहा है कि अभिलंब रेखा भी जो है वो 5, 10 से जा रही है, तो जहाँ पर भी x है उसे हम क्या करेंगे 5 लिख देंगे वहाँ पर, और जहाँ पर y है वहाँ पर 10 रख देंगे। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी और k की वैल्यू -35 आ गई, उठा करके यहाँ फिर रख देंगे। तो ये आपका अभिलंब का समीकरण आ गया। तो ये दूसरा आंसर आ गया। पहला वाला क्या था, स्पर्श रेखा का समीकरण, दूसरा वाला था अभिलंब रेखा का समीकरण। ये दोनों आपसे पूछने का प्रयास किया था। तो 87 का सही आंसर क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। ठीक है, मैंने आपको पूरा करके बता दिया है। अब भी आपको कोई संख्या हो तो आप लोग फिर से एक बार जाकर के देख लीजिएगा। परवलय का समीकरण आपको ज्ञात करना है जिसकी नाभि मतलब फोकस आपको दिया गया है 2, 0 और नेता आपको दी गई है x बराबर -2। तो आपको यहाँ पर पैराबोला का समीकरण आपको ज्ञात करना है। ये दोनों क्वेश्चन आपके परवलय से क्वेश्चन आए थे, निकाल सकते हैं आप लोग। चलिए आपको करके फिर से बताते हैं इसे। देखिए ये क्वेश्चन है आपका 88 नंबर। यहाँ पर आप पैराबोला कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, नाभि आपको दी गई है 2, 0 दी गई है और नेता आपको x बराबर -2 दी गई है। तो ये x बराबर -2 है, यहाँ पर क्या पॉइंट होगा -2, 0 -2, 0 और 2, 0 के बीच में जो फोकस होगा यहाँ पर यहाँ से पैराबोला निकलेगा। नाभि तो ये है लेकिन 0, 0 से निकलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले से आप लोग बना लेंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए परवलय का समीकरण क्या होता है, y² बराबर 4x होता है, मैंने आपको बताया ना। और फोकस क्या होता है, a, 0 होता है। और यहाँ पर आपको दे रखा है प्रश्न में कि नाभि कितनी है 2, 0। तो कंपेरिजन करेंगे तो a बराबर 2 आ जाएगा, a बराबर 2 आ गया। अब a बराबर यहाँ पर 2 रख दीजिए तो परवलय का समीकरण आ जाएगा। a बराबर 2 रख देंगे तो y² बराबर 8x बन जाएगा। यही हमारा परवलय का समीकरण होगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा, परवलय का समीकरण क्या होगा, y² बराबर 8x। तो ये आपके 88, 87 और 86, 85, 84, 83 ये सारे क्वेश्चन जो थे अच्छे लेवल क्वेश्चन थे और इनको मैंने आपको सबको करके बताया है, जो भी मैथ के आपके क्वेश्चन थे, और आप इन्हें लगा सकते थे अगर आपने इंटर अच्छे से किया होगा। ये बेस करता है आपके इंटर के लिए। 89 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समकोण ABC में B आपका 90 है, AB 3 है, BC 4 है, तो cos C का आपको मान निकालना है। इसे आप लगा सकते हैं। ऊपर एक क्वेश्चन तो थोड़े कठिन थे लेकिन अभी आप लोग लगा सकते हैं। एडवांस मैथ का सिंपल सवाल है। समकोण बना लीजिए इस प्रकार से ABC, B 90 है ना, तो B को आपको 90 रखना है। AB 3 है, BC 4 है, तो कर्ण अपने आप 5 हो जाएगा, AC अपने आप 5 हो जाएगा पाइथागोरस से। cos C आपको निकालना है, तो cos C बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार 4 है, कर्ण 5 है, तो 4/5 सही उत्तर हो जाएगा सी वाला। 90 नंबर क्वेश्चन है 1 - sin थीटा, फिर मल्टीप्लाई करना है 1 + sin थीटा, फिर मल्टीप्लाई करना है 1 + tan स्क्वायर थीटा से। तो सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। और 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा मिलेगा। और 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई sec स्क्वायर थीटा = 1, कट जाएगा ना दोनों आपस में, सही उत्तर आ जाएगा सी वाला। 91 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रा का लार्वा क्या है, बताइए हाइड्रा का लार्वा क्या होता है। सही ऑप्शन होगा हाइड्रुला। हाइड्रुला जो होता है ये हाइड्रा का लार्वा होता है। देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी यकृत की कोशिकाओं को हानि कब पहुंचाता है, बताइए। मलेरिया का जो परजीवी होता है यकृत की कोशिकाओं को हानि कब पहुंचाएगा। सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। एरिथ्रोसाइट्स चक्र के पहले, जो आरबीसी का चक्र होता है ना बनने का, उसके पहले जो होता है मलेरिया का परजीवी यकृत की कोशिकाओं को हानि पहुंचा चुका होता है। तो सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। 93 नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का उद्भव होता है, कहाँ से होता है बताइए। तंत्रिका तंत्र जो आपके शरीर में पूरी तरह से फैले होते हैं वो कहाँ पर से उनका उद्भव होता है। सही ऑप्शन है बाह्य त्वचा से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। स्कैरिस अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है, कहाँ पर पूर्ण करता है। स्कैरिस एक परजीवी होता है जो कहाँ पर अपना जीवन चक्र पूरा करता है, केवल मनुष्यों में। मनुष्यों की छोटी आंत में
ये स्कैरिस परजीवी जो होता है वो चपक जाता है और पूरे पाचन सिस्टम को डैमेज कर देता है। ठीक है, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं गोल कृमि कहते हैं। ये आंतों में चपक जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो थायराइड ग्रंथि जो आपके गले के पास होती है ना, वहीं पर से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। जीवद्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? जीवद्रव्य, कोशिका में जीवद्रव्य होता है ना, तो वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है उसमें? देखिए 3 का होता है, कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन होता है। इसमें रेशियो होता है 1, 2 और 1 का। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है? हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होता है। सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। जीवद्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वो क्या है? हाइड्रोजन है। सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। 97 नंबर क्वेश्चन है, लाइसोसोम में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? बताइए। लाइसोसोम, जिसे हम लोग आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। जो कोशिका बेकार हो जाती हैं उस थैली को क्या करता है? आत्महत्या की थैली होती है, उसी में जाकर के ख़त्म हो जाती हैं। तो लाइसोसोम में पाया जाने वाला एंजाइम जो है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। सही ऑप्शन होगा इसका ए वाला ऑप्शन। ठीक है, ये लाइसोसोम में एंजाइम पाया जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, गुणसूत्रों की खोज किसने की थी? बताइए, गुणसूत्रों की खोज किसने की थी? सारे इसमें अच्छे क्वेश्चन रखे गए, काफ़ी कम इसमें आपको सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सही ऑप्शन होगा हाफ मिस्टर ने। इनका पूरा नाम है विल्हेम फ्रेडरिक बेनेडिक्ट हाफ मिस्टर। उन्होंने गुणसूत्रों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटहारी पौधा कौन सा है इसमें? कस्कुडा, डोसरा, स्ट्रेगा या फिर इनमें से कोई नहीं? कीटहारी पौधा जो कीट पतंगों को खाते हैं, ऐसे पौधे कौन से होते हैं? कीट पतंगों को खाने से उन्हें नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है। कैसे खाते हैं? सबसे पहले ये काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, जिसमें क्या होता है, कीट पतंगे आकर के बैठते हैं और उसमें नलीनुमा पदार्थ होता है, उस नली में चिपचिपा पदार्थ भरा हो जाता है। तो चिपचिपे पदार्थ से वो नीचे सरक कर चले जाते हैं और ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है, तो इससे इन्हें नाइट्रोजन मिल जाती है और ये इसका नाम क्या है? ड्रोसेरा। सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। कस्कुडा क्या होता है? अमर बेल होती है। ड्रोसेरा हो गया, पिचर प्लांट हो गया, ये सब आपके कीटहारी पौधे हैं। इस 7वां क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, माइक्रोप्लाज्मा किसके लिए प्रतिरोधी नहीं है? छोटे आकार के प्लाज्मा कहते हैं माइक्रोप्लाज्मा। सही ऑप्शन है पेंसिलिन के प्रतिरोधी नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो ये हमारे विज्ञान वर्ग के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जिसमें आपके साइंस और मैथ के क्वेश्चन जो थे वो मिक्स क्वेश्चन थे। और आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। जितने भी मैथ के क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए थे। अगर आप पढ़ने वाले होंगे या फिर आपने अच्छे से पढ़ा होगा साइंस साइड से, तो आप इसे समझ सकते हैं। अगर आप पहली बार समझने का प्रयास करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। रिवीजन के तौर पर आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है और आप समझ सकते थे। तो आप अगर इसमें से 30 क्वेश्चन भी सही कर पा रहे हैं तो आपका स्कोर अच्छा माना जाएगा। पिछले साल सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई थी सभी को, वो साइंस साइड में हुई थी, क्योंकि जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए वो आप इसे अगर छोड़ देते हैं तो आप 30 से 35 के बीच में आपका स्कोर हो सकता था। लेकिन बहुत से लोग जो है वो 30 से 35 भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सेक्शन को आपको संभालना है। जितना है आप इंटर की पढ़ने का प्रयास कीजिए। ज़्यादातर आपको इंटर से और हाई स्कूल तक ही आपका पूछने का प्रयास करेगा मैथ में। और साइंस तो आप पढ़ते ही होंगे, साइंस तो आप लगा सकते हैं। थोड़ा से मैथ आप लोग अच्छे करने का प्रयास कीजिएगा। कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे जाएंगे जो मैंने आपको कराने का प्रयास भी किया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। 1-2 और हम कराने का प्रयास करेंगे। और हिंदी और जीएस रीजनिंग ये 3 सेक्शन आपको कवर करने हैं। और कला वर्ग वालों के लिए तो अच्छा होता है कि उसमें आपको फिर से जीएस मिलती है और साइंस मिलती है, आप उसे कर सकते हैं। लेकिन साइंस साइड वालों के लिए थोड़ा से मैथ में प्रॉब्लम होती है, जिसे आप प्रैक्टिस के द्वारा हल कर सकते हैं। स्कोर अपना बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।